नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम आरक्षण पर हाय तौबा। आरक्षण को लेकर देश में, जाति को लेकर देश में और धर्म को लेकर देश में जो भी खिलवाड़ होता रहा है उससे आप भली भांति परिचित होंगे। आज हम जानेंगे कि जाति को लेकर जो माहौल बन रहा है हिंदुस्तान में, जो सोच बदल रही है, उसको लेकर क्या सोचते हैं लोग और क्या सोचते हैं समाज में से जुड़े हुए लोग। खासकर अगर हम नेताओं की बात करते हैं, संस्थाओं की बात करते हैं, तो उनका भी एक अलग नज़रिया होता है। और आज इसी मुद्दे पर हमारे साथ दो मेहमान जुड़ेंगे, उनका भी हम आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ है भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही लोकप्रिय नेता फूलचंद दुवाले जी, और हमारे साथ है राष्ट्रीय स्तर पर शिवसेना के अभी सचिव पद पर नियुक्त किए गए हैं, उनका नाम है रविंद्र द्विवेदी जी, और विश्व हिंदू सेवा संघ के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और लगातार ये दोनों बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं लोकप्रिय कार्यक्रमों के जरिए, क्योंकि जनता से ये सीधे जुड़ते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आरक्षण को लेकर जिस तरह से आज देश में स्थिति है, फूलचंद दुवाले जी, आपको क्या लगता है कि वाकई सुप्रीम कोर्ट का मामला हो या सरकार का मामला हो या फिर जनता की भावनाओं का मामला हो, क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, मैसेज तो पूरा साफ है। जिस तरह से मंडल आयोग बना था वीपी सिंह सरकार के अंदर, और उस समय उन्होंने अध्यादेश लाया था, और इस देश की मांग थी कि इस देश के अंदर 653 जातियां थी। पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं मैं। ऐसे 6300 जातियों को कि उनके जातिगत आधार को लेकर बाबा साहब आम्बेडकर ने उनका समर्थन किया था कि ये जातियां जो है, इन जातियों को किस कैटेगरी में रखकर एकदम क्लियर कट लिखा हुआ था। और उसी को आधार बनाकर वीपी सिंह के सरकार थी जब मंडल आयोग बना, और उसको संसद के अंदर जो है दोनों सदनों ने पास करके कायदा बना। तब से लेकर अब तक जो है वो कायदा बना हुआ है कि भाई ये जातिगत आधार पर जो बैकवर्ड निचले स्तर के जो लोग हैं, उन लोगों को उनके जैसा एसटी, बीटी, ए, बी इसमें ये आते हैं, और ओबीसी, तो इन सब के आधार पर मतलब अधर जो ज्यादा जन संपन्न इसमें थे, तो उनको भी जैसे मतलब थोड़ा बैकवर्ड के इसमें आते हैं, तो उनको भी ओबीसी का आधार देकर इस प्रकार का 52% जो है 52% जो है आरक्षण आज हिंदुस्तान के अंदर हर स्टेट के अंदर मिल रहा है। लेकिन अगर हम आर्थिक स्थिति देखते हैं, बहुत सारे लोग ऐसा भी कहते हैं कि आर्थिक स्थिति पर आरक्षण होना चाहिए, उससे आप कितना वाकिफ हैं? देखिए, आर्थिक स्थिति आपने बहुत सही कहा। आर्थिक स्थिति आपने देखा होगा कि जिस तरह से ये जो 6300 जातियां जो थी, इनकी स्थिति क्या थी? इनके पास ना खाने के लिए रोटी भोजन की व्यवस्था थी, ना खेती के लिए कोई एक टुकड़ा जमीन थी, कुछ नहीं था। ये तो केवल ऐसे भटकी विमुक्ति जमाती कि इनको मालूम ही नहीं है कि देश के प्रवाह में कैसे चलना है। ये तो ऐसे चलते चले जाते हैं, कहीं भी कुछ भी करके। इनका तो पता लगा गया। जिम्मेदार कौन है? कौन इनको चलाता है? नहीं चला, उनसे वोट लिया जाता है, उनको सुविधाएं देने। देखो, अरे इनको देखो, जब मैं तो बहुत पहले से बात कर रहा हूँ कि देश आजाद होने के बाद से इनको तो जिंदगी जीना कैसा है ये तक नहीं मालूम था। वोटर की तो बात छोड़िए, जिंदगी जीना कैसा है, पढ़ना लिखना क्या होता है, मुख्य धारा में कैसा जिया जाता है, ये कुछ मालूम नहीं था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये बाबा साहब आम्बेडकर की देन है कि जो आज उन लोगों को पता चला कि हमारे लिए भी आरक्षण की व्यवस्था है और हम भी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि उनके पास कोई, मैं बोलता हूं ना, खेती का एक टुकड़ा मात्र भी नहीं था। ये तो बाद में सरकार के ध्यान में जब आया तो लोगों जो अंग्रेज के समय में उन लोगों को कुछ ऐसे टुकड़े दिए गए थे, और जिसको आरक्षित रखा गया है कि ये जो जमीन है केवल उन लोगों की है, कोई खरीद नहीं सकता। तो उन लोगों का जो मतलब जिनका कोई खाने जिंदगी जीने का आधार ही नहीं था, ऐसे लोगों को आरक्षण दिया गया है। और उन लोगों को आइडेंटिफाइड करने के बाद आर्थिक आधार क्या, सब चीजों का मूलभूत सुविधा का भी जिनके पास कुछ नहीं था, ऐसे लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण का आधार दिया गया। ज्योति जी, आप कैसे देखते हैं? सबसे मैं बहुत प्यार से इनकी बात सुन रहा था, हमारे मित्र की। अगर ये बात थी कि जो जमाती के लोग हैं उनके पास खाने की या पढ़ने की समस्या थी, तो मैं पूछना चाहता हूँ बाबा साहेब अम्बेडकर कैसे पढ़ गए? जब यहाँ पे देश पे चंद्रशेखर आजाद साइकिल पे चल रहे थे,
भगत सिंह यहाँ पे साइकिल पे चल रहे थे, तब बाबा साहब अम्बेडकर सूट बूट पहन करके लंदन में पढ़ाई कर रहे थे। साहू जी महाराज कौन सी जमाती से आते हैं? ये केवल कम्युनिस्टों की सोच को ये बता रहे हैं। और मुझे बहुत अफसोस है, ये भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधित्व यहाँ पे बैठ करके ऐसी बातें कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने देश से पूरा का पूरा धोखा किया। मोदी जी आए, मैं खुद भारतीय जनता पार्टी में आज से 6.5 महीना पहले था। इनकी सोच, इनकी धोखेबाजी से त्रस्त आकर के मैंने भारतीय जनता पार्टी से रिजाइन दे करके एक हिंदूवादी पार्टी शिवसेना ज्वाइन की। इन्होंने हिंदुत्व के नाम पे वही कर रहे हैं जो आज से कुछ साल पहले कांग्रेस कर रही थी। कांग्रेसियों ने इस देश में मुसलमानों को डराया कि आप हमें वोट नहीं दोगे तो आप यहाँ पे खत्म कर दिए जाओगे। वही सेम रवैया भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं के साथ कर रही है। हिंदुओं के साथ केवल धोखा और धोखे के अलावा कुछ भी नहीं। मैं एक एक मुद्दे गिनाता हूं भारतीय जनता पार्टी के। मोदी जी जब स्टेज पे बैठते थे, प्रचार करने के लिए जाते थे, तो उनका कहना होता था हम सामान्य नागरिक संहिता लागू करेंगे, धारा 370 खत्म करेंगे, हम काला धन लेके आएंगे, हम राम मंदिर बनाएंगे। ना इन्होंने राम मंदिर बनाया, ना काला धन लेके आए, ना इन्होंने धारा 370 खत्म की। आपने क्या किया? लेकिन इसीलिए जब हम तो छोटे सिपाही थे, सरकार में शामिल है, आपसे भी सवाल किए जाएंगे। सरकार में शामिल है, इसीलिए हम जवाब मांग रहे हैं। शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की जो कटाक्ष हो रही है उसी का रीजन है ये। शिवसेना वही जवाब मांग रही है कि आपका हमने हर जगह समर्थन किया। आप राम मंदिर से लेकर के, धारा 370 से लेकर के, सामान्य नागरिक संहिता से लेकर के, हर मुद्दे पर शिवसेना ने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया। मगर भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना के कंधे पे बंदूक रख करके यहाँ पे अपना वर्चस्व बनाया और शिवसेना के साथ यहाँ पर आघात किया। आप दोनों को एक दूसरे की जरूरत थी, ये तो मानते हैं कि नहीं? जरूरत थी, मगर जरूरत अगर हमारी जरूरत थी, हमने हिंदुत्व के लिए, हिंदुस्तान को लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए बीजेपी का समर्थन किया। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? जितने भी सेम आज भारतीय जनता पार्टी वही कर रही है जो कुछ साल पहले अपने दोस्तों के साथ कांग्रेस करती थी, और कांग्रेस आज खत्म हो गई। अगर भारतीय जनता पार्टी का यही रवैया रहा तो 2019 में इनका जाना निश्चित है। जिस तरीके से वाजपेयी शाइनिंग इंडिया पे चले गए, उसी तरीके से मैं आज दावे के साथ कहता हूं मोदी जी मेड इन इंडिया के नाम पे चले जाएंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो कामकाज है, जो इनका कार्यकर्ता है, कार्यकर्ताओं की अवहेलना हो रही है। यहाँ पे जो नेता है केवल इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं। आम आदमी त्रस्त है इस सरकार से, केवल इवेंट मैनेजमेंट के नाम पे भारतीय जनता पार्टी आज चल रही है। आपके पास ये भी मौका है, जिस तरह से बीजेपी ने कहा था 6 दिन आएंगे, सबका साथ सबका विकास। अगर आपकी सरकार बनती है तो क्या आपको लगता है कि आप ऐसा कर पाएंगे? शिवसेना ने कभी भी जो वादे किए उतने ही किया है। शिवसेना ने झूठ बोल करके कभी सत्ता के लिए झूठ नहीं बोला, और सत्ता के लिए अगर शिवसेना झूठ बोलती थी तो 60 साल तक शिवसेना सत्ता के बाहर नहीं रहती थी। आज भी आप महाराष्ट्र में, मुंबई में आप किसी भी व्यक्ति से पूछ लो, हर जरूरतमंद के साथ में शिवसेना खड़ी होती है। सत्ता में रहे या ना रहे, शिवसेना उस व्यक्ति का काम करवा के देती है। आप लोग लड़ते भी हैं और साथ छोड़ते भी नहीं, इससे जनता के बीच कैसा मैसेज आता है? लड़ाई देखिए, जब परिवार में अगर परिवार का कोई सदस्य गलत करता है तो हमारा फर्ज बनता है हमें उसे रोकने के लिए। भारतीय जनता पार्टी हमारे परिवार की तरीके थी, और भारतीय जनता पार्टी को आज भी परिवार के तरीके हम सोच रहे हैं कि इनके जो मुद्दे हैं वो सही रास्ते पे आ जाए, बिना मतलब में मुद्दों से भटके नहीं। भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने हिंदुत्व के नाम पे वोट दिया था, किसी सेकुलरता के नाम पे नहीं। आज भारतीय जनता पार्टी खास करके जिस तरीके का इनका चाल चलन हो रहा है, लोगों को धोखा दे करके, आज चाहे गौरक्षक हो उनको गुंडा बोला जा रहा है। आज हिंदू का एक भी सदस्य मारा जाता है, कभी मोदी जी का ट्वीट नहीं आता है। जिस तरीके से कांग्रेस ने यहाँ पे इस देश में राज किया, जिस तरीके से नीति फैलाई, कांग्रेस ने जातिवाद की राजनीति फैलाई। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था 10 साल तक आरक्षण की जरूरत है, 10 साल के बाद आरक्षण खत्म कर देना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि आप किसी की भी व्यक्ति के ऊपर बिना उसकी इंक्वायरी के आप केस नहीं बना सकते। मगर आज क्या हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी जो सामान्य नागरिक संहिता लागू करने वाली थी, आज वो एक वोट की राजनीति के लिए वापिस ST बिल पर संशोधन करके बिना जमानत, बिना इंक्वायरी,
के गिरफ्तारी का बिल पास करने जा रही है। आप इसका विरोध करते हैं? बिल्कुल विरोध करते हैं, और हम करते रहेंगे, और मैं नहीं, सारे देश के सामान्य नागरिकों को इसका विरोध करना चाहिए। क्योंकि कोई भी ऐसा, आज तक संविधान बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिखा है, बिना इंक्वायरी के आपको मैं बोल दूं कि भाई आशुतोष जी ने ऐसा गलत काम किया है, और आशुतोष जी के बारे में कोई जानकारी ना हो और पुलिस उठा के अंदर कर दे। मैं बोल रहा हूं सर, आज इस बिल का मैं गारंटी के साथ, यहाँ पे दावे के साथ कह रहा हूं कि इस बिल के साथ अगर पास होता है तो देश में इसका राजनीतिकरण होगा, देश में आम जनता इससे त्रस्त होगी, और देश में लोगों के प्रति दूरियां बढ़ेंगी। इसका राजनीतिक फायदा उठाया जाएगा, राजनीतिक फायदा उठाया जाएगा, आपसी भेदभाव, आपसी दुश्मनी, ये बिल उसमें प्रयोग किया जाएगा। इससे ST का कोई संबंध नहीं है। ये बिल का 100% उपयोग होगा। वोट की राजनीति होगी, वोट की राजनीति के लिए बिल पास हो रहा है, और कोई नीति नहीं है। जो व्यक्ति सामान्य नागरिक संहिता की आज से 4 साल 5 साल पहले मंच में खड़े होकर के वकालत करता था, आज क्या जरूरत पड़ी है कि वो संविधान को संशोधन करके माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अवहेलना करते हुए संविधान में वो बिल पास कर रहे हैं। ये राजनीति नहीं है, वोट की राजनीति नहीं है, क्या है बताइए? ये जो रिश्तों की कड़वाहट है, भारतीय जनता पार्टी शिवसेना का बहुत लंबा एक संबंध रहा है। आपको लगता है कि अब जो रिश्तों की जो कड़वाहट बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए इस तरह की बात हो रही है? आप कैसे देखते हैं इनकी जो बातें हैं अभी? देखिए, मेरे मित्र को तो पहले मैं जवाब देना चाहूंगा कि जैसे उन्होंने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर सूट बूट डालकर, बाबा साहब अम्बेडकर की बाल भर की भी सर कोई हिंदुस्तान के अंदर कोई भी व्यक्ति अगर कर लेवे तो मैं जो चाहे कहने के लिए हार जाऊंगा। बाबा साहब अम्बेडकर वो शख्स है कि जिन्होंने स्कूल के बाहर बैठकर पढ़ाई की थी, और गरीबी से शुरुआत होते हुए उन्होंने बड़ौदा के राजा गायकवाड़ साहब ने उनको छात्र वस्त्र दिया था, और उसके बाद से उनको पढ़ाई के लिए उन लोगों ने आगे बढ़ाया, और आज इतने पढ़े कि पूरे जग के अंदर वही आदमी आप तो उनको सूट बूट बोलकर आप उनका आपकी वही बात का मैं जवाब दे रहा हूँ, आपकी उसी बात का जवाब दे रहा हूँ। जब आप बोलते हो, मैं वही बोल रहा हूँ कि जो व्यक्ति को जब लोगों के अंदर वही बात बोल रहा हूँ, आपके बीच में नहीं बोल रहा, आपको बोल रहा हूँ, आपको वही बोल रहा हूँ। जब लोगों के आप सुनिए, नहीं, जब आप गलत बोलोगे मैं बोलूंगा, जब आप गलत बोलोगे बोलूंगा, जब गलत बोलोगे बोलूंगा, जब गलत बोलोगे बोलूंगा। बाबा साहब आप बताइए, बाबा साहब का उपनाम किसने दिया? बाबा साहब को उपनाम किसने दिया? रखिए, आपका मौका है तो बोलिएगा। पहले इनको बोल रहे आप बीच में मत बोलो, आप बीच में मत बोलो। मेरा वक्तव्य होने के बाद मेरे वक्तव्य बोलूंगा। अगर आप प्रवक्ता के तौर पर आए हो तो उसका प्रोटोकॉल भी पालन करना। बाबा साहब को बाद में बोलिएगा, बाबा साहब आपको मौका दिया जाएगा, आपको बोलने का मौका दिया जाएगा, तब आप गलत बोलोगे मैं उसका खंडन करूंगा। आपको मौका दिया जाएगा, आप गलत बोलोगे मैं खंडन करूंगा। बाबा साहब को दोनों को मौका मिलेगा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद ये जो गर्मागर्म चर्चा है वो जारी रखेंगे। Please open the door, others I'll shout. तुम चिल्लाओगी? सच में चिल्लाओगी? मुझे चीखे बहुत पसंद है। चिल्लाओ, चिल्लाओ ना। By the way, मैं कैसा लग रहा हूँ? हाँ? तुमको पता है, मैं जब भी किसी लड़की को मारता हूँ ना, तो मैं ऐसे ही तैयार होके आता हूँ। It's my style. मैं बहुत सॉफ्टली मारता हूँ। मेरी बात मानो, तुम भी मेरे साथ आ जाओ। लोगों को मारने में बहुत मजा आता है। You will enjoy. तुम्हारे हाथ नहीं काटेंगे मेरे इस खूबसूरत जिस्म के छोटे छोटे टुकड़े करते समय? मैं तो उन टुकड़ों को भी और छोटे छोटे टुकड़े करूंगा। हाँ, बहुत मजा आएगा।
ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। आरक्षण पर हाय तौबा को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ हैं फूलचंद दुबाले जी भारतीय जनता पार्टी से, और शिवसेना से हैं रविंद्र द्विवेदी जी। एक बार हम फिर से आपको बता दें कि आज आरक्षण को लेकर देश में जो स्थिति है उससे हर कोई आहत है, परेशान है, क्योंकि लगातार जिस तरह से धरना आंदोलन हो रहा है उससे नुकसान किसका हो रहा है ये अपने आप में सवाल है। फूलचंद दुबाले जी, लगातार जिस तरह से आज भी आरक्षण मराठा मुद्दा है या फिर पिछड़ी जातियों के जो लोग हैं, हर कोई अपने अपनी समस्याओं को लेकर सड़क पर उतरता है। कभी किसान उतरता है, कभी लोग उतरते हैं। इसको कैसे ठीक कर पाएंगे? देखिए, इस देश के अंदर लोकशाही है तो लोकशाही में सबको अपना बात कहने का अधिकार है, और हर लोग अपना लोकशाही पद्धति से आंदोलन कर सकते हैं और अपना अधिकार मांग सकते हैं। इस देश के अंदर सब लोग को अधिकार दिया हुआ है। मैं मेरे पूर्व बात पर मैं जानना चाहूंगा कि जिस तरह से अभी हमारे द्विवेदी जी ने कहा कि सूट बूट पहनकर बाबा साहेब अम्बेडकर ने ये किया, तो देखो वो तो इतने बड़े बैरिस्टर थे हिंदुस्तान के, इतने पढ़े लिखे आदमी थे। मेरे ख्याल से इतनी डिग्रियां शायद कोई दुनिया भर में किसी के पास नहीं, और इतना ज्ञानी व्यक्ति कोई नहीं था। उसी के आधार पर उन्होंने, जैसे मेरे पूर्व वक्तव्य में कहा कि 6300 जातियों को उन्होंने इसके अंदर जातिगत आरक्षण की मांग की थी, और उसको देखा कि आगे चलकर कि उन लोगों का जो है उत्पीड़न जो है, उन लोगों का उत्थान जो है, यह सब नहीं हो रहा। इसीलिए आवश्यकता पड़ी कि इसको संविधान के अंदर रेगुलराइज करने की। बाबा साहेब अम्बेडकर ने जरूर कहा था कि 10 साल के बाद इसको आरक्षण बंद करना चाहिए। बाबा साहेब ने यह भी कहा था कि 10 साल के बाद हमारी देश की मुद्रा है जो इसका चेंजेस करने चाहिए। ये सब बहुत सी बातें हैं। लेकिन कांग्रेस के बारे में भी कहा गया था ना कि जब कांग्रेस का काम हो जाए तो कांग्रेस को बंद कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। बिल्कुल, ये गांधी जी का वक्तव्य है। लेकिन लोग इतने रम जाते हैं पॉलिटिक्स में कि भूल जाते हैं। नहीं, देखो वो तो क्लियर बात है। ये तो कांग्रेस को जो है आजादी के बाद जो है ये बंद होना चाहिए था, क्लियर कट कहा गया था। लेकिन आज हमारा हिंदुस्तान की ये बदनसीबी है कि कांग्रेस पार्टी आज भी किसी को ये करती है कि हम आजादी की पार्टी कहते हैं। अरे आजादी की पार्टी के समय तो सारे हिंदुस्तान के सारे नेता उसी में। लेकिन आपके परिवार के ही लोग आपके ऊपर उंगली उठा रहे हैं, इसको कैसे देखेंगे? जो वादे किए थे आपने, जो सपने दिखाए थे आपने देश को। देखो सपने, देखो अपने मोदी जी के पास कोई जादू की कांडी नहीं है। आपने देखा होगा कि लोकसभा के अंदर हमारा बहुमत है, और राज्यसभा के अंदर बहुमत न होने के कारण ये जो 4 जो हमारे बोलते हैं ना महत्वपूर्ण बिल है, कलम 370, राम मंदिर का मुद्दा, समान नागरिकता का कायदा, ये और एक दूसरा कायदा है। ये जो कायदे हैं इनको लाने के लिए हम नहीं चाहते कि इन बिल को लेकर आके लोकसभा में पास कराने के बाद राज्यसभा में हम मुंह की खानी पड़े। हमारे 19 राज्यों में सरकार है, और एक 1.5 साल के अंदर वहां से हमारे राज्यसभा के सांसद चुनकर आएंगे। और आज भी हम राज्यसभा के अंदर सबसे बड़े सांसद की बीजेपी पार्टी हम बनी हुई है। और वो जब हमें लगेगा कि हमारा राज्यसभा के अंदर पूर्ण बहुमत हो गया, तो इस हिंदुस्तान के अंदर ऐसी कौन सी ताकत नहीं होगी जो कि उन बिल को सवाल यहाँ पे आप अपने सहयोगी को नहीं संभाल पाए। हम बात शिवसेना की कर रहे हैं। देखो शिवसेना की बात कर रहे हैं आप, मित्र ने हमारे कटाक्ष किया था हमारे मोदी जी के ऊपर। इन्होंने तो बंगाल की मुख्यमंत्री जो है ये ममता बनर्जी, बंगाल की शेरनी कहा था, और वही बंगाल की शेरनी जो है आज वहां के जो आए हैं असम के अंदर जो बांग्लादेशी घुसपैठ है, और उनका सपोर्ट कर रही है। तो ऐसे जो देशद्रोही जैसी बातें करने वाली, ग्रोहित की बात करने वाली, उनको बंगाल की शेरनी बहुत जल्दी जवाब दे रहा हूँ। मतलब अभी हिंदुत्व का मुद्दा बहुत जल्दी बांग्लादेशियों के साथ में है। बहुत जल्दी जवाब दे रहा हूँ। इस तरह देखो, भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी लेती है और लेती रहेगी। भारतीय जनता पार्टी जो करे वो अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी जो कश्मीर में मुफ्ती मुहम्मद की बेटी के साथ सरकार बनाए वो सही है। भारतीय जनता पार्टी अगर मुसलमानों की बच्चियों को 55,000 रुपए दे वो सही है। अगर दूसरी पार्टी ऐसा करती है तो वो गलत है। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री अगर पाकिस्तान में बिना बुलाए चले जाए तो सही है। अगर किसी दूसरी पार्टी के नेता को बुलावा है अगर वो हामी भरे वो गलत है। आप कांग्रेस की बात, मैं कांग्रेस का कट्टर विरोधी हूँ, कांग्रेस का कट्टर विरोधी हूँ और कांग्रेस का कट्टर विरोधी रहूंगा। मगर मेरा प्रोटोकॉल में आता है, प्रोटोकॉल में ये नहीं, देश का प्रधानमंत्री है, तुम्हारे जैसा छोटे कांग्रेस के नेता जैसा नहीं है। कांग्रेस तो ये मतलब प्रधानमंत्री है, वो बिना बुलाए किधर जा सकता है। मगर दूसरी पार्टी का अगर बंदा
बंदा किसी को बुलाता है या उसको किसी द्वारा निमंत्रण आता है तो सोशल मीडिया में गालियां चालू हो जाती है। आप क्या चाहते हैं? देखिए, मैं आप दोनों की सरकार है, द्विवेदी जी क्या होना चाहिए ये बताइए। देश में हाँ। भारतीय जनता पार्टी ने जो समाज के साथ, जो हिंदुओं के साथ, हिंदुत्व के साथ, हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, शेरनी का जो कहा, शेरनी का बात, तो आप किसकी साइड ले रही है वो देखिए ना। वो हम आज उसका विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल कोई भी शिवसेना का, कोई भी ममता बनर्जी का, कोई भी संजय राउत मिलने गए थे उनसे संजय राउत उनसे गए थे। आपके पार्टी के तो लोग जाकर के सरकार बनाते हैं। ममता बनर्जी ने खुलासा करने नहीं, ममता बनर्जी ने बोलिए, जवाब देना एक पड़ेगा। मिनट, बांग्लादेशियों के साथ में है, हिंदुत्व के साथ में। ममता बनर्जी हमारी पार्टी की थोड़ा है तो क्यों मिलने गए थे उनके साथ? अरे ममता बनर्जी के साथ गए? हम उसका जवाब दे रहा जी, जी। हूँ। ममता बनर्जी ने किसी के किसानों के मुद्दे पर संजय राउत से मुलाकात की थी। आपके दरवाजे में कोई आएगा, आप क्या उसको भगा देंगे? संजय राउत उनसे मिले। किसानों का मुद्दा किसानों का, बंगाल का नहीं, पूरे देश के किसानों का मुद्दा चालू है। कहाँ नहीं किसानों का मुद्दा चालू है? आप बताइए मुझे। पूरे देश में किसान आंदोलन कर रहे हैं। अब आ जाइए, अब दूसरी बात, पूरे बंगाल की ममता जो है अब अतिथि देवो भव होगी। अतिथि देवो भव, हाँ, हमारे देश की दी ममता बनर्जी ने देश का विद्रोह किया। एनसीआर के बताइए, जो बंद करा दी है, हाँ। और उनको आप बिल्कुल नहीं सपोर्ट कर रहे। अगर कोई मिलने आता है, आप उसको मुद्दा बनाते हो। अगर कोई किसी ने नहीं बुलाया, शरद पवार के साथ वो आई थी यहाँ पे मीटिंग पे। एक मिनट सुन लीजिए, मैं इस बात का खंडन करना चाहता हूँ। मैं इस बात का खंडन कर रहा हूँ। ममता बनर्जी यहाँ पे कोई अतिथि देवो नहीं। अगर कोई हमारे बराबर है, कोई हमारे दरवाजे में, कोई दरवाजे पे आएगा, हम ममता बनर्जी के साथ सरकार थोड़ा बनाने जा रहे हैं बंगाल में। नहीं तो सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल नहीं सपोर्ट कर रहे, बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे, बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे। सबसे पहले मेरा स्टेटमेंट है, आप देख लीजिए। सबसे पहला स्टेटमेंट मेरा है, सबसे पहले मेरा स्टेटमेंट है बांग्लादेशियों के खिलाफ। ऐसी महिला का आप सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल कोई नहीं सपोर्ट कर रहा है। आप बताइए कभी सपोर्ट किया है? बिल्कुल नहीं सपोर्ट कर रहे। आप आ जाइए मुद्दे पे, आप आ जाइए मुद्दे पर, मुद्दों पे मत भटकाइए। ये भारतीय जनता पार्टी का मुद्दे, हिंदुत्व की बात के साथ साथ में देश की भी बात होनी चाहिए। नहीं कर रहे आप, देश की बात नहीं हो रही है। अब आप मुद्दे पर आ जाइए, अब मुद्दे पर आ जाइए। समान नागरिक संहिता में बात हुई, भाई साहब भड़क गए। देश में काला धन लाने वाली बात हो, भाई साहब भड़क जाएं। राम मंदिर का मुद्दा हो, तो अभी हमारा राज्यसभा में नहीं है। पहले बोले उत्तर प्रदेश में, इन्होंने कहा एक मिनट, राज्यसभा में अगर आपके पास बहुमत नहीं है तो आप संविधान में संशोधन करके किस तरीके से बिल पास कर रहे हो? आप राम मंदिर का बिल नहीं पास कर सकते हो, सामान्य नागरिक संहिता का बिल पास नहीं कर रहे हो, मगर आप वोट की राजनीति के लिए संशोधन करके बिल या एसटी का बिल पास कर रहे हो। एक चीज मानना, एक सवाल गंभीर सवाल है कि जब घर में लड़ते हैं तो कोई तीसरा जो है वो फायदा उठाता है। इस खतरे को महसूस करते हैं कभी आप लोग? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ऐसे तीसरे किसी खतरे को हम लोग ज्यादा फिक्र नहीं करते। कांग्रेस यही अभिमान था कांग्रेस को, यही अभिमान था कांग्रेस को। मैं बोलता हूँ कांग्रेस के पास यही अभिमान था कि कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी हो गई है और अंत में कांग्रेस का क्या हो गया है? अंत में कांग्रेस का क्या हो गया? हिंदूवादी नेता का सपोर्ट करने के कांग्रेस का क्या हो गया? लोकसभा से वॉकआउट हो गए। हिंदुवादी नेता क्या कर रहा है? नहीं, हिंदुवादी नेता क्या कर रहा है? हिंदुवादी, आपको एक मुद्दे बताऊं। देखो, सरकार 0.5% साफ सफाई, 1 मिनट, 0.5% साफ सफाई के लिए गवर्नमेंट टैक्स ले रही है। क्या किया मोदी जी ने? अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता कुछ मांगे नहीं तो उनके हाथ में झाड़ू पकड़ा दिया। तो 0.5% अगर क्यों ले रहे हो? आप झाड़ू लगवाना कार्यकर्ताओं से। फिर अगर रोजगार की बात होती है, पकौड़ा चुनने का आश्वासन दे देते हैं। क्या देश का पढ़ा लिखा नागरिक पकौड़ा बनाएगा? उसको उदाहरण नहीं होता है। ये देश में पढ़े लिखे युवा लोगों के मुंह में तमाशा है। अभी इनको सुन लेते हैं। अगर पढ़े आप मुद्दे आप सुन लीजिए। महानगर पालिका के अंदर, पालिका के अंदर इनकी भारतीय शिवसेना की अकेले की सरकार है, अकेले का महापौर है इनका। भारतीय जनता पार्टी फिर भी बाहर से इनको सपोर्ट कर रही है कि नहीं, इनको सपोर्ट राज करने दिया जाए, कुछ अच्छा करे। आप देखा जी जुलाई के अंदर जो बारिश गिरी कि कहीं की कितनी जगह पे पानी भरा। मैंने कल वीरा देसाई का रोड आपके चैनल के माध्यम से दिखाया। इतने दिन से वहां पे मैं आंदोलन कर रहा हूँ, लेकिन वो रोड बन नहीं पा रहा है।
मेट्रो सिटी जितने में हैं, आप दिल्ली देख लो, उत्तर प्रदेश, आज उत्तर प्रदेश का हालत देख लो, उत्तर प्रदेश का हालत देख लो, एक मिनट, उत्तर प्रदेश की हालत देख लो, हमारा जो पैसा बीएमसी की बात किया है, आप उत्तर प्रदेश की हालत देख लो, उत्तर प्रदेश में अभी पूरी दुनिया जानती उत्तर है प्रदेश की हालत देख लो। बीएमसी है वो गड्ढों को नहीं भर पाई है। फिलहाल हम एक बार फिर से लौटते हैं और जानते हैं कि आरक्षण को लेकर आपकी अगली भूमिका क्या होगी, फिर हम आपसे आपके पास आएंगे। बोलिए। देखो, आरक्षण के अंदर हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने, राजनाथ सिंह जी ने, गडकरी जी ने, इन लोगों ने संयुक्त रूप से फैसला लिया कि जिस तरह से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एट्रोसिटी का कायदा जो है शिथिल करने का उन्होंने ये किया था और इसके ऊपर जन आक्रोश उठा था। पूरे हिंदुस्तान के अंदर जन आक्रोश हुआ था और ये जन आक्रोश कोई और बड़ा ना हुए और इसकी गंभीरता को देखते हुए और जो मैंने कहा कि 6300 जो जनजातियां हैं, उन जातियों की भावना का एक आधार का उनका क्या बोलते हैं, उनके भावनाओं का मान रखते हुए मोदी जी ने हमारे मंत्रिमंडल में इतना अच्छा फैसला लिया है। नहीं तो हम जितने भी लेकिन पंकजा मुंडे का जो बयान आया था कि मेरे पास फाइल होती तो मैं फटाफट निपटा देती मामला, नहीं, उससे भी कहीं ना कहीं से देखिए, मैं राष्ट्रीय पे नहीं, राज्य पे नहीं, मैं हमारे मोदी जी पर कहना चाहूंगा। तो आज जिस दिन से लग रहा था कि मागासवर्गीय को कि आरक्षण खत्म होगा, आरक्षण ये होगा, तो ये था। तो देश का आज हमारा जो जनजाति पिछड़ा आयोग वर्ग जो है वो आज सशक्त हो गया और उनको मान लिया कि उन्होंने कि हमारे मोदी साहब की हिंदूवादी छवि है। अरे हम भी हिंदू है, हम जो है, हम कोई हिंदू के बाहर नहीं है, हमारी व्याख्या भी हिंदू है, लेकिन हमें जिस तरह से हम शोषित हुए हैं, हमारे पे जिस तरह से जो अत्याचार हुए पहले के इसमें, वो अब ना हुए, ये लोगों ने देखा है और बहुत सारे लोग जानते भी है। तो ये सब ना हो, इसके लिए अभी जो एट्रोसिटी का कायदा जो है जैसे थे वैसे रखो, तो जिससे देश का जो समतोल जो है, जो बना हुआ है, वो समान वर्ग में बना रहे। देखो, हम आज भले आज हमको 52% से अगर आरक्षण मिलता है तो 48% किसको मिल रहा है? अगर आप जाति वर्ग के अंदर भी बांट दिया जाएगा तो एससी को केवल 13% है, ओबीसी को 17% है और बाकी जो जनजातियां हैं उनको 3% का इस तरह से आधार दिया। लेकिन आप देखेंगे 48% ओपन वर्ग में है ना सर जी, 48% कम होता है क्या? आज लोग ये तो बताएंगे आप, अभी मैं बता रहा, अभी आप कम है क्या 48% में? अभी इनको या तो अक्ल नहीं है या तो ज्ञान नहीं है। 48% जो बची हुई सीटें हैं उसमें भी फॉर्म भर सकते हैं, एप्लीकेशन डाल सकते हैं। 48% में जो बची हुई सीटें हैं उसमें हम तो यही बोलते हैं ना, अगर आप आरक्षित हो तो आरक्षण पर ही सीमित रहो, ओपन में क्यों फॉर्म डालने का, ओपन में क्यों फॉर्म डालाया जाता है? ये गंभीर आरोप है। पहली बात सुन लीजिए, एक बात, बहुत गंभीर है, इसका सुन लीजिए पहले, पूरी बात सुनिए। 48% में अगर हम पहले तो हमने 52% आरक्षण में निकाल दिया, बचा हमारे पास 48%। 48% में फिर सारे लोग फॉर्म भरते हैं। आप बताइए, आज बच्चा पढ़ने जाता है, मेरे घर में मेरी वाइफ एडमिशन के लिए 5 साल लगातार एंट्रेंस दी, 88%, 90% एडमिशन नहीं हुआ। पहली बात। दूसरी बात, ये मेरे घर की तकलीफ नहीं है, आज ये पूरे देश की तकलीफ है। एक चीज है, ये जो कम्युनिस्टों ने यहाँ पे देश में थोपा है, और मुझे अफसोस है वो आज भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बोल रहा है। इस देश में अंग्रेजों के पहले कभी भी जातिवाद नहीं थी, मुगलों के पहले इस देश में कभी भी जातिवादी नहीं थी। अगर जातिवादी होती तो बहुत सारे जो हमारे दलित बंधु है, दलित नेताओं का विकास हुआ इस देश में। शिवाजी महाराज के जमाने से चलते आ रहा है। ये केवल षड्यंत्र के तहत अफसोस है कि वो चीजें आप बोल रहे हो, वो चीजें आप बोल रहे हो। ये विषय अंतिम है, लेकिन आपकी जो भावनाएं हैं ठीक है, आजादी के बाद, चलो आजादी के बाद की बात, 1947 के आजादी के बाद बाबा साहब ने अम्बेडकर ने संविधान में लिखा, उन्होंने आरक्षण दिया। वो पता है, सबको पता 10 साल अभी क्या होना चाहिए, अभी क्या होना चाहिए, समय बिल्कुल खत्म हो गया है। समय हमारे पास ये समय, अगर हम देश में आरक्षण की आग लगाएंगे, जातिवाद की आग लगाएंगे, ये देश का कभी विकास नहीं होगा। सही बात हो गई, देश विश्व गुरु बनाने के लिए आरक्षण
किसी के साथ भी हो तो हमारा कहना है आरक्षण उसकी आय देख करके हो, आर्थिक आधार पे आर्थिक आधार पे हो, आप बोले वाले साहब, चलते चलते आर्थिक आधार पर हो। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, और समझ गया, समझ ये गया। जो एसटी का बिल, एक मिनट, एसटी का जो बिल पास कर रहे हैं, मैं बिल्कुल नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि वो भी दलित हमारे भाई हैं, हमारे बंधु हैं, हम उनके खिलाफ नहीं है, मगर एक का हम इसलिए विरोध कर रहे हैं कि इसका 1% है ना, ये राजनीतिकरण होगा और आपस में भेदभाव फैलाएगा। अगर भेदभाव खत्म करना है तो उसको पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया, उस निर्देश से आपकी भावना समझ गए। अब लास्ट में एक मिनट, बहुत कम समय। माननीय सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखल देने की कोई आवश्यकता नहीं थी मेरे हिसाब से। जो चल रहा था वो चल देना चाहिए था, और उसी को सुधार हमारे मोदी जी कर रहे हैं। और भाई साहब बोल रहे हैं जिस तरह से आपने देखा कि इस देश के अंदर ऐसी घटना है, किसी को घोड़ी पर चढ़ने नहीं दिया जा रहा है, किसी को वो अलग विषय है। अभी ये विषय उठते रहेंगे तो इसीलिए आवश्यकता है बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और दोनों की हम नहीं बोलते एट्रोसिटी की, हम बिल्कुल उसके खिलाफ नहीं है, मगर उसमें इंक्वायरी होनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए, नरेंद्र मोदी का ही सपोर्ट करेंगे, इंक्वायरी होनी चाहिए। हम इसके एट्रोसिटी खत्म कर दिया जाए, हम एट्रोसिटी के खिलाफ नहीं है, हम उसके बिल्कुल नहीं है। आपने जो समय निकाला, जो अपनी बातें रखी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फुलचंद वाले जी, आपने भी पूरी बात रखने की कोशिश की, लेकिन वक्त की कमी की वजह से इसको हम और भी विस्तार नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन ये सच है कि आने वाले दिनों में आरक्षण के मुद्दे पर जो आग लगी है देश में और हाय तौबा जो मची है, उसमें हम देखते हैं दूर दूर तक कि अभी कोई राहत मिलने वाले नहीं है। लेकिन सरकार में शिवसेना भी शामिल है, भारतीय जनता पार्टी भी शामिल है। इन दोनों की जो अगली सोच होगी उस पर हमारी नजरें बनी रहेगी। इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए N24 न्यूज़ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।